हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे जीडी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जीडी की, उनको ये पता है कि क्लास डेली 11 बजे होती है। तो वो लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं वो आ जाएँ, क्लास से जुड़ जाएँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा 11 बजे वाली क्लास का, जिसमें जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के जो 2024 में मतलब एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, वहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हर शिफ्ट में यानी हर पेपर में, उनका सोल्यूशन यानी कि उनकी प्रैक्टिस जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं आ जाएं जल्दी से, ठीक है। और जिससे कि हम यहाँ पर अपने सेशन को शुरू करें अपने मतलब क्वेश्चन के थ्रू, और कम टाइम में जो है मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों का टाइम ये नहीं कि जो है हम स्टार्ट में जो है इंट्रोडक्शन देते रहे आप लोगों को और फालतू में जो है 10 मिनट का टाइम जो है वो बर्बाद कर दें। तो ये सारा मेरा मोटिव है नहीं। आप आओ और उसके बाद में फिर पढ़ के अपना जाओ। बाकी जो चीज़ें आप जो है खुद से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ें करनी है, आप उन चीज़ों को भी जो है करो। तो यही मेरा थोड़ा सा मोटिव है। तो एक बार आप लोग जल्दी से जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के पास में कोई भी ग्रुप है या कहीं पर भी जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई और क्लास से जुड़ना चाहता है तो वो भी क्लास के साथ में जुड़ पाए। बाकी चलो, आई थिंक अभी तक आपने क्लास को शेयर तो कर ही दिया होगा, अगर करना है तो। बाकी नहीं करना होगा तो कोई ज़बरदस्ती तो भाई करवाएगा है नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर इसको जो है कि आज हम कौन सा पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पेपर है ये जीडी एग्जामिनेशन का जो है 26/2/2024 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट जो है इसकी हम कल कर चुके हैं। तो आज जो है हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं, जिसकी जो टाइमिंग थी यानी जो पेपर हुआ था 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में हुआ था। तो इस पेपर को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हुए क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं 20 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर करा y और z मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और z अकेले काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो y अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर करा y और z अगर एक साथ में मिलकर के काम को करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा हो जाता है, 20 दिन में। और करा अगर y अकेले काम को करता है तो काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, पेन तो सही है भाई, तब ये क्यों नहीं चल रहा सही से। चलो 20 और 60 इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, अगर आप इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता किसकी निकालेंगे, इन दोनों की। सबसे पहले 20 से 60 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 60 से 60 को भाग करेंगे मतलब 1 आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, वाई की क्षमता 1 हो गई। अगर इस वाई की क्षमता जो है 1 है तो जेड की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि तभी तो दोनों मिला करके जो है 3 बनेगा। हमसे कराया कि जो है वाई अकेले जो है उसका, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पर जेड का जो है 60 दिया गया था, ये जेड था, हमने ही यहाँ पर जो है गलती कर ली है, ये यहाँ पर जेड था। तो अब इस पूरे को जो है हमें यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब देखो जेड की क्षमता अगर 1 है, इस जेड की क्षमता अगर 1 है तो वाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, वाई की क्षमता 2 होगी, तभी तो दोनों मिल करके जो है 3 बनेगा। करा वाई अकेले जो है काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो 60 यूनिट का काम है, इसको y करेगा यानी कि 2 की क्षमता से करेगा, तो 30 दिन इसको काम को करने में लग जाएंगे। मतलब 30 दिन हमारा इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, हमें दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी टाइम एंड वर्क का ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जितने भी लोगों को टॉपिक पढ़ना है टाइम एंड वर्क, इस चैनल पर जो है क्लासेस अभी जल्दी में ही हुई हैं, हमने जब अभी इधर शुरू किया है, तो वहाँ पर जा करके आप उस क्लास को देख सकते हैं। चलो इसके बाद में फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर करा ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। अगर उनकी आयु का योग 28 है, 3 और 4 जोड़ोगी कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब 7 का ही मान हमें 28 दिया गया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमसे पूछा गया बी की आयु, ये पहला ए है, दूसरा वाला बी है, तो बी की आयु मतलब 4, 1 का मान 4, तो 4 का मान कितना होगा, 16 वर्ष। मतलब जो बी की आयु है कितनी है, 16 वर्ष है। तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का औसत कितना है, ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखो यहाँ पर आपको 13 के गुणज लिखने हैं, तो सबसे पहले आप 13 का वो वाला गुणज लिखो जो 70 के तुरंत बाद आता है। तो आपको पता 13 पचे 65 होता है, वो तो 70 से कम है, मतलब कि अगला अगर करोगे 13 से 78 हो जाएगा। मतलब जो पहला गुणज है 70 के बाद में, 70 और 140 के बीच में का हमें लिखना है यहाँ पर, 144 के बीच का। तो यहाँ पर जो है पहला हमारा गुणज कितना होगा, 78 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट का आप लिखते हैं बीच में कितने हैं, अब उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब पहला जो हमारा बन रहा है 13 गुणे 6 से बन रहा है, और जो लास्ट वाला बनेगा वो कितना, क्योंकि 13 दाम में 130 होता है, 144 से भी छोटा है। और 13 को 11 से गुणा करोगे तो 143 आएगा। 13 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। मतलब ये लास्ट गुणज होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है 144 आ जाएगा। तो ये हमारे दो गुणज हो गए। मतलब सबसे पहला जो है 70 और 144 के बीच में पहला गुणज जो है 78 है, और लास्ट वाला जो है 143 है। कभी भी जो है अगर किसी भी संख्या के गुणज का औसत निकालना है, यानी क्योंकि देखो अब 78 के बाद में अगला कौन सा आएगा, 13 छक 78 के बाद में 13 7 91 आएगा। मतलब सबके बाद में बीच में अंतर कितने का रहेगा, 13 का ही तो अंतर आएगा। तो अगर जो है कुछ संख्याओं की आपको ऐसे सीरीज दी गई है और सबके बीच में अंतर अगर समान है, तो उनका औसत निकालने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत नहीं है। हमें सीधा ये निकालना है कि पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है उस सीरीज में। तो पहली संख्या 78 है और अंतिम संख्या 143 है। दोनों को जोड़ के जो है 2 से भाग कर दो बस। इन दोनों को जोड़ोगे 8 3 11, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा, और एक रहेगा, 121/2 हो जाएगा। ये तो आएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ यहाँ पर हो रहा है। 8 3 11 हो जाएगा, 7 4 11, 1 12 और 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर 221/2 होगा। इसको आप सॉल्व करोगे 220 यानी 110 हो जाएगा, 110.5। 110.5 हमें दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर चलो अगला हम इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि हितेन जो है अपने पेन का मूल्य जो है 15,625 रुपये अंकित करता है, और 20% की छूट देने के बाद भी वह 25% का लाभ कमाता है। पेन का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहा है, 20% की छूट देता है। मतलब यहाँ पर जो अंकित मूल्य है, जो MP है और जो SP है, उसके बीच में हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर 20% की छूट दे रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 होता है, मतलब 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो 4 रुपए में बेचेगा। एक तो ये हो गया। वो कह रहा है 25% का लाभ कमाता है, तो CP के साथ में SP का रेशियो यहाँ से निकालेंगे। 25% का मान हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। मतलब कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो अगर 4 रुपए होगा तो 1 रुपए का इसको प्रॉफिट होगा, मतलब 5 रुपए में सामान को बेचेगा। ये दो हमें कंडीशन मिल गई, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:4 है, और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो भी 5:4 है। तो इस पूरे को यहाँ पर हम तीनों का अनुपात एक साथ में निकालेंगे। इन तीनों का अनुपात एक साथ में निकालने के लिए 4 को इधर कर लो, 5 को इधर कर लो, और बाकी इन सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। हो जाएगा 25 अंकित मूल्य 25 हो जाएगा, 4 पंचे 20 विक्रय मूल्य है, 4 चौक 16 जो है क्रय मूल्य है। ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य जो है 15,625 है, मतलब इस 25 का ही मान हमें, जो अंकित मूल्य 25 है इसका मान दिया गया है 15,625। यहां से अगर आप एक का मान निकालना, 25 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर दोगे आप। अगर 25 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले 25 का 150, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6, 62, 25 दूना 50 और 12, 25 पंचे 125, मतलब एक का मान आ जाएगा यहाँ पर 625। अगर 625 जो है एक का मान आ जा रहा है, तो हमसे पूछा गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 16, हमें 16 का मान निकालना है। एक का मान 625, तो 16 का मान कितना हो जाएगा, 16 गुणे 625। 16 गुणे 625 हो जाएगा, तो 16 छक्का 96 होगा, और 25 से अगर 16 को गुणा करेंगे तो 400 आएगा। मतलब यहाँ पर टोटल बन जाएगा कितना, 1000 नहीं 10,000 हो जाएगा। ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 रुपये जो है पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब तीसरा ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई ये कौन सी पेन है जो 10,000 रुपये की मिल रही है। अगला यहाँ पर चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर कह टेबल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर जो है 224 रुपये है। हानि प्रतिशत जो है 40% है, तो विक्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होता है वो या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। यानी कि आप ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर विक्रय मूल्य पहले है क्रय मूल्य बाद में है तो लाभ रहेगा, क्रय मूल्य पहले है विक्रय मूल्य बाद में है तो हानि रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में हमें वैसे दिया भी गया कि यहाँ पर हानि प्रतिशत ही है, यानी कि CP और SP के बीच का जो अंतर है वो क्या है। CP अगर मान लो 100 रुपए है तो 40% की हानि हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा।
और यही यहाँ पर कहा इन दोनों के बीच का जो अंतर है 60 और 40 के 100 और 60 के बीच का जो अंतर है 40%, इसी का हमें मान यहाँ पर दिया गया, मतलब 40 है इसका मान हमें दिया गया है 224। तो हमसे यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य पूछा गया, मतलब 60 का मान हमसे पूछा गया है। तो इसको आप सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, मतलब 10 का मान मिलेगा हमें। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, मतलब 56 आ गया। हमसे 60 का मान पूछा गया, 10 का मान 56 है। 60 का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 6 से गुणा कर दो। 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, मतलब 336 रुपये आ जाएगा। 60 का मान कितना होगा 336 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 336 रुपये आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में फिर 6 नंबर। और 6 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन करा, 2 रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाइयां जो है 300 मीटर और 480 मीटर है। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन हमें यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है। तो कभी भी अगर एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी चालें घटेंगी। 86 और 34 घटा दो, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, मतलब इनकी जो चाल है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन सेकंड में दिया गया, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से गुणा करके। तो ये बाकी 2 से काट सकते हैं इसको, 2 9 18 और 26 दूना 52। 26 को 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 130 आ जाएगा। ये 130/9 मीटर प्रति सेकंड जो है इनकी चाल है, रिलेटिव स्पीड। अब जो है 2 रेलगाड़ियां हैं तो दोनों की लंबाई को जोड़ोगे, आप दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 0, उसके बाद में फिर 8 और 4 3 7, मतलब 780। मतलब इनको जो है जो 130/9 की चाल से जो है 780 मीटर को तय करना है। तो यहीं से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी और बट्टे चाल। चाल कितनी है 130/9, बट्टे 9 है तो 9 ऊपर चला जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा हमारा समय। जो टाइम है यही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट ही जाएगा, 13 6 78 होता है। 6 को 9 से गुणा कर देंगे तो 54 सेकंड हमारा आंसर आएगा। 54 सेकंड आंसर आएगा, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है। चलो भाई, इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं 7 नंबर का। यहाँ पर करा है उमेश जो है एक वस्तु बेचता है और 75% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, यह हमें बताना है। देखो, वस्तु को बेचेगा मतलब सबसे पहले सीपी, तो क्रय मूल्य है अगर उसको हम 100 रुपए मान लेते हैं, 75% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। अनुपात पूछा गया, 25 से काट दो इसको, 2500 का 100 और 25 7 175, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 4:7 है। देखो, क्रय मूल्य पहले है, विक्रय मूल्य बाद में है। यहाँ पर भी हमने क्रय मूल्य 4 लिखा है, विक्रय मूल्य 7 लिखा है। गलती से भी आप 7 और 4 मत लगा देना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा 4:7 का, क्योंकि क्रय मूल्य को हमें पहले ही रखना है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, यहाँ पर हमसे कह रहा है समचतुर्भुज का परिमाप जो है 200 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 80 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, यह हमें यहाँ पर बताना है। देखो, समचतुर्भुज के लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि कैसे मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो हम यहाँ पर जो है समचतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं। ये मान लो एक समचतुर्भुज हो गया हमारा, जिसका नाम हमने रख लिया ABCD। तो जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को काटते हैं, और वो भी जो है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर जो है ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे। दूसरा विकर्ण भी हम खींच लेते हैं, फिर यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी जो है वो हम आपको बताते हैं। क्या चल रहा है भाई, इधर उधर हो जाए थोड़ा सा। चलो ठीक है, मान लो कि ये सही है ऐसे जो भी। अब देखो यहाँ पर जो है इस वाले बिंदु को, जो बीच में बिंदु है, इसको मान लो हम O मान लेते हैं, O मान लेते हैं। तो अब देखो इसका एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण जो है BD है। यहाँ पर देखो जो O है ये क्या करेगा, AC विकर्ण को भी 2 भागों में बांटेगा और BD विकर्ण को भी 2 भागों में बांटेगा। और समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। हमें परिमाप 200 सेंटीमीटर दिया गया, तो अगर 200 को 4 से भाग करोगे मतलब 50 आएगा, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो है 50 सेंटीमीटर की हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना है कि क्योंकि ये एक वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है।
एक तो ये हो गया, इसकी भुजाएं जो है कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं हो गई, मतलब प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर की। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, कह रहा है एक विकर्ण जो है 80 सेंटीमीटर का है। अगर एक विकर्ण इसका 80 सेंटीमीटर का है तो ये जो O से मान लो हम AC का मान जो AC है इसी को हम 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये जो O है ये दो भागों में बांटेगा, मतलब A से लेकर के O तक कितना बचेगा 40 बचेगा। A से लेकर के ये O तक जो है 40 रहेगा, मतलब 40 जो है इधर हो जाएगा और 40 इधर बचेगा। ऐसे जो है ये जो BD है इसका मान हमें नहीं पता है, तो इसको हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो इधर भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। O से लेकर के D तक अगर x है तो O से लेकर के B तक भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और साथ में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण आपको पता होना चाहिए, 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब आपको समकोण त्रिभुज एक बन जाता है, चार जो है समकोण त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज देखते हैं जो DOA है या AOD। इसमें ये कोण 90 अंश का 50 सेंटीमीटर क्या होगा कर्ण होगा, मतलब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये होगा x स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 50 का स्क्वायर जो है ये 2500 हो जाएगा और 40 का स्क्वायर 1600 होगा, जो कि माइनस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर घटाने पर 900 आएगा। x स्क्वायर बराबर 900 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 30। x का मान 30 हो गया, मतलब जो BD हमारा विकर्ण है, BD विकर्ण है कितना है x और x 2x है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर BD विकर्ण हो गया और बाकी हमारा जो AC विकर्ण है उसको वो 80 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया ही गया है। अब क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 पहला विकर्ण यानी कि इसको D1 बोलते हैं और इंटू दूसरा विकर्ण D2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2, एक विकर्ण जो है इसका 60 है, दूसरा विकर्ण 80 है, इसको गुणा कर लो, दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। 2 से 60 को काटोगे 30 आएगा, 30 को 80 से गुणा कर दोगे मतलब 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का पूरा तरीका आपको समझा दिया है। तो अब इन फ्यूचर में कभी भी इस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हमें निकालना होता तो हम इनको जो है बहुत जल्दी भी 2400 बता के और क्वेश्चन से हम आगे बढ़ गए होते। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि 50 जो प्रेक्षण है उनका औसत जो है 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण 19, 33 और 66 को गलती से 30, 38 और 69 मान लिया गया। प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा यह हमें बताना है। तो पहले तो आप ये देखो कारण जो एक जो 19 था उसको क्या माना गया 30 माना गया, मतलब कितना ज्यादा माना गया 11, तो 11 घटा दो। उसके बाद में जो 33 था उसको क्या माना गया 38 माना गया, इसको 5 ज्यादा माना गया 5 और घटा दो। उसके बाद में 66 को 69 माना गया, 3 ज्यादा माना गया तो ये वाला 3 और घटा लो। सब तीनों माइनस में थे, तीनों जुड़ जाएंगे, 11, 5, 16 और 3, 19, मतलब ये माइनस में 19 आ गया। अब कितनी संख्याएं हैं 50 संख्या, तो 19 को 50 में बांट दो। तो 19 को क्या करो 50 में बांट दो, 50 से भाग कर दो इसको, तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 0.38। अब अगर ये माइनस में आया है तो 23 में से घटा लो, मान लो भी ये प्लस में आया होता तो 23 में जोड़ लेते। अब 23 में से इसको घटा दो 0.38 को घटाओगे कितना आ जाएगा 22.62 आएगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी जो गलती वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम ऐसे लगाते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है जो है कि 3 संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है 9, 8, 7 है। तीनों संख्याओं का योग 480 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है। तो तीनों को जोड़ लो 9, 8, 17 और 17 के साथ में अगर 7 जोड़ेंगे मतलब 24 आएगा। 24 का मान हमें जो है 480 दिया गया है और अनुपात यहाँ पर क्या है 9, 8 और 7 है, ये हमें अनुपात दिया गया था। एक का मान कितना आ जाएगा 24 दूना 48 मतलब 20 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो अनुपात सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 9, मतलब यही वाली संख्या भी सबसे बड़ी हो जाएगी। एक का मान 20 है तो 9 का मान कितना होगा 9 दूनी 18 मतलब 180। तो 180 इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन में हमें यहाँ पर दिया गया है। चलो इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। 0.4 के ऊपर बार है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4/9। यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, ये बन जाएगा 2/9।
इन दोनों को जोड़ना है। 4 हर बराबर अंश जोड़ेंगे, 4 2 6/9 हो जाएगा। 6/9 को 3 से काट दोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 मतलब 2/3। 2/3 हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही आंसर होगा। चलो फिर इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। चेतन जो है अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करने होंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो करा जो चेतन है वो काम प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 6 दिन में काम को खत्म कर लेता है। रश्मि जो है ये क्या करती है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करती है और 2 दिन में काम को खत्म कर लेती है। दोनों कंडीशन में काम खत्म हो रहा है, दोनों को कर लो बराबर। आर को इधर ले, मतलब चेतन बटे रश्मि बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 और बटे 5 6 30। अनुपात अगर इसको सॉल्व करोगे मतलब ये 2/3 आ जाएगा। मतलब कि चेतन की जो क्षमता है वो 2 है और जो रश्मि की क्षमता है वो 3 है। तो चाहे 2 का मान इधर रख लो, चेतन में सी की जगह पर या रश्मि की जगह पर 3 रख लो। इसको सॉल्व करोगे अभी कितना जाएगा, 3 नंबर 30 दूना 60 मतलब 60 यूनिट जो है पूरा काम हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब क्या है, पूरे काम को करने के लिए 4 दिनों में करना है, तो उन दोनों को एक साथ में कितना काम करना होगा, मतलब इस 60 यूनिट काम को करना है और कितने दिन में करना है, 4 दिन में। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये चेतन और रश्मि मिलकर के करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। लेकिन प्रतिदिन कितने घंटे इनको काम करना है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं h घंटे तक ये दोनों प्रतिदिन काम करते हैं। चेतन और रश्मि का मान रख दो यहाँ पर, 2 और 3 5 बन जाएगा ये। तो 60 बराबर क्या होगा, इसका मान अगर 5 आ रहा है, 5 को 4 से गुणा कर दोगे मतलब 20h हो जाएगा। 20 से 60 को काटोगे 3 मतलब h का मान कितना आ गया, 3 घंटे। 3 घंटे जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, 1256 का 75% कितना है। तो ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं फिलहाल, सीधा सा आप लिख लो 1256। 75% का मतलब गुणा होता है 75/100 कर दो। 25 से पहले इसको काट देते हैं, 25 तियां 75 और 25 100 का 100। अब 4 से 1256 को काटेंगे तो 4 तियां 12 और फिर 0 14 चौको 56, सॉरी 14 चौको 56 ही आएगा, पूरा आ जाएगा ऐसे। 314 को आप 3 से गुणा करोगे, 3 त्रिक 9, 14 तियां 42 मतलब 942। तो 942 हमारा इसका आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। यहाँ पर कहा कि छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 2280 रुपये और विक्रय मूल्य जो है 1482 रुपये है। अंकित मूल्य जो है 2280 रुपये है और विक्रय मूल्य 1482 रुपये। पहले घटा के हम निकालते हैं कि छूट कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले ये 8 आ जाएगा, उसके बाद में 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएगा और फिर 21 में से 14 घटाएंगे मतलब 7। तो 798 रुपए की छूट दी जा रही, कितने रुपए पर, 2280 रुपये पर, क्योंकि अंकित मूल्य है और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर आप गुणा कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो तो कट ही जाएगा, बाकी 228 से ऊपर 798 है। इसको अगर मान लो हमें यहाँ पर काटना तो सबसे पहले किससे काट दें इसको हम, 4 से कट जाएगा। 4 से तो नहीं दिख रहा है कि कटेगा या नहीं, क्योंकि 4 से 4 दूनी 8 1 9, 4 से नहीं कटेगा ये। तो 6 से कट हो सकता है, 6 से कट जाए, क्योंकि 8 7 15 और 8 2 10 2 12, चलो 6 से कट जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 4 22 6 48 मतलब 38 आ गया। इसको 6 से काटेंगे तो 6 के 6 1 7 19, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 मतलब 133 आ गया। 19 दूना 38 होता है, 19 7 133 होता है। 7 इस 2 से 10 को काटोगे 5 आएगा, 7 को 5 से गुणा कर दोगे मतलब 35% आंसर हो जाएगा। 35% की जो है यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, पहला ऑप्शन आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हमें सॉल्व करना है, ऊपर नीचे जो भी है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इतना है, तो सबसे पहले भाग करते हैं। भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये पूरा जो है 1 बनेगा और 1 को 0.25 से गुणा करेंगे तो ये 1 ही आएगा, सॉरी 1 नहीं ऊपर आएगा 0.25। और नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो सब गुणे में है तो आप ऐसा समझ लो, सबसे पहले जो 0.25 होता है किसके बराबर होता है, इसको आप लिख सकते हो 25/100 और 25/100 का मान क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप ऐसे लिख लो इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे 1/4 और गुणे 1/4। ब्रैकेट का कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पर, तो तीनों 4 बटे में ही ऊपर जाएगा
तो ऐसे बन जाएगा 0.25 और गुणे ये बन जाएगा यहाँ पर क्या 1/4 नहीं, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो इसका बटे हट जाएगा, मतलब 4 गुणे 4 और गुणे 4 हो जाएगा। अब 4 को 0.25 से गुणा करोगे 2500 का 100 होता है, मतलब 1 बनेगा और गुणे बाकी 4 चौक 16 है ही, सॉल्व कर लोगे पूरा तो 16 आंसर आ जाएगा। 16 हमें यहाँ पर चौथे ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो है मासा निकालना है। मासा क्या होता है कि जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो। जिन दो संख्याओं में कुछ भी नहीं कॉमन होता उसका मासा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो 31 अभाज्य संख्या है और 73 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका हमसे मासा पूछेगा, इनका मासा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा क्या होता है 1 होता है। तो मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है, इसको हमें पूरे को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप 91 को 7 से भाग कर दो, 13 आ जाएगा। 13 माइनस 12 करेंगे तो ये बनेगा 1। अब देखो इधर लिखते हैं 21 और 14 पहले जोड़ लो। 21 और 14 अगर जोड़ेंगे तो 35 बन जाएगा ये, और माइनस यहाँ पर 7 है, 13 में से 12 घटाएंगे 1 और 1 को 7 से गुणा कर देंगे 7 हो जाएगा, और प्लस में 42 है। अब चाहो तो यहाँ पर आप पहले 7 घटा के फिर 42 जोड़ लो, या फिर 42 और 35 जोड़ के फिर 7 घटा दो, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो 35 मान लो, 35 में से अगर आप 7 घटाओगे तो ये जाएगा 28 और प्लस 42। 28 और 42 कितना होता है 70, ये बनता है 70, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। यहाँ पर कह किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है 21,630 रुपए है। उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो 7 वर्ष है, 10% है, 10 सत्ते 70% जो है ब्याज मिलेगी, साधारण ब्याज जो होगी। इसका मान ही दिया गया हमें 21,630 रुपए। 0 से 0 काटेंगे और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 1% का हमें मान मिलेगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 से 21 और 7 9 63, मतलब 309। हमें सबसे पहले मूलधन निकालना है 100%, 100% का मान निकालना है 30,900 रुपए हो जाएगा। ये हो गया मूलधन। अगर ये मूलधन है तो कह रहा है जो है कि इसी मूलधन पर 2 साल के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब जो हो जाता है वो पूरा होता है 1/5। 1/5 का मतलब क्या होगा कि मूलधन अगर 5 है तो मिश्र धन कितना बनेगा 6 बनेगा। और यहाँ पर 2 साल की बात कर रहा है, फिर दोनों का स्क्वायर लगा दो, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 25 और इधर बन जाएगा 36। मतलब 2 साल में जो है, अगर शुरुआत में मूलधन 25 रुपए है तो 2 साल बाद 36 रुपए होगा। और अगर यहाँ से ब्याज निकालना है, ब्याज इन दोनों का अंतर यानी कि 11 रुपए आएगा। 11 रुपए जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जिसको हम CI बोलेंगे। अब 25 का मान हमें कितना हो जाए मिल जाएगा, यहाँ पर 30,900 रुपए हो जाएगा। जो 25 है मूलधन, ये कितना है 30,900 दिया गया है। तो यहां से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 25 से इसको भाग करेंगे, 25 1 के 25, 5 30 होगा, फिर 25 दूना 50 और 9 बचेगा, तो 25 3 75 और फिर 25 का 150, मतलब 1236 हो गया। हमसे एक CI पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 11 का मान पूछा गया। 11 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 11 चंग 60 इकाई अंक केवल हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है 6, तो यही आंसर हो जाएगा बस। बाकी आप गुणा कर सकते हो, 11 चंग 66, 11 3 33 और 6 39 हो जाएगा। और फिर 11 दूना 22 और 3 25, 11 के 11 2 13, मतलब 13,596 रुपए आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में यही हमें दिया गया है। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर जो है एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, यह हमें बताना है। सबसे पहले ये हमने साधारण ब्याज में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि जितना गुना दिया जाए, जैसे यहाँ पर 5 गुना दिया गया है, तो 5 गुना में ये पूरा ब्याज नहीं है, इस पर सबसे पहले 1 घटा दो। जो 1 है ये क्या है, मूलधन है, और बाकी जो 4 बचेगा वो क्या होगा, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब साधारण ब्याज होगा। तो करें 8 साल में अगर 4 रुपए ब्याज मिल रहा है, ऐसे मान लो आप कि 8 साल में जो है 4 गुना हो रहा है, 4 गुना ब्याज मिल रहा है। 8 साल में 4 गुना ब्याज मिल रहा है, तो 24 साल में कितना होगा, 8 3 24,
तो ये 3 गुना हो रहा है, मतलब 24 साल जो है, जो टाइम है वो 3 गुना हो रहा है। तो ब्याज भी कितना होगी, 4 12 गुना हो जाएगी। ब्याज कितना मिलेगी, 12 मिलेगी। कह रहा है पैसा जो है कितना गुना हो जाएगा, तो 12 तो ब्याज है, बाकी 1 रुपये मूलधन भी तो है। 12 1 कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। 12 1 जो है यहाँ पर 13 गुना हमारा इसका आंसर होगा, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद में फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही हमें यहाँ पर करने हैं सब में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और फिर क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे। यहाँ पर करा A1 का भार जो है A2 के भार का 6 गुना है। A2 का भार A3 के भार की तुलना में 50% अधिक है। यदि तीनों का औसत भार 299 kg है तो A1 का भार कितना है, ये हमें बताना है। यहाँ पर A1 है, A2 है और A3 है। करा A1 का भार A2 के भार का 6 गुना है, मतलब A2 का भार अगर 1 होगा तो A1 का भार कितना हो जाएगा, 6। इन दोनों का अनुपात मिल गया। फिर हमसे करा A2 का भार A3 के भार का की तुलना में 50% अधिक है। देखो जो 50% होता है इसका मतलब होता है 1/2। तो जो A2 का भार है A3 के भार से 50% अधिक है, तो मतलब A3 का भार अगर 2 लिख देंगे, इससे 50% ज्यादा, मतलब 2 में 1 ज्यादा होगा तो 1 ये 3 बन जाएगा। A2 का भार हो जाएगा 3। इन सबको हम एक साथ में सॉल्व करते हैं, तो इस 1 को आगे बढ़ा लो, इस 3 को इधर लिख लो, सबको यहाँ पर करवा लो गुणा, तो ये हो जाएगा 36 का 18, 3 1 के 3 और 2 1 3, सॉरी 2 1 के 2। तो इन तीनों का अनुपात हो क्या, मतलब A1 का मान 18 है, A2 का मान 3 है और A3 का मान 2 है। तो हमसे इनका औसत दिया गया 299। इन सबको अगर जोड़ोगे तो 18 3, 18 2 20 और 20 3 23 हो रहा है। और औसत निकालना, 3 लोग हैं, 3 से भाग कर दो, इसी का मान हमें कितना दिया गया, 299 दिया गया। यहाँ से आपको 1 का मान निकालना है, सबसे पहले 23 से भाग कर दो, तो 23 1 के 23 और 6 29, 23 3 69, मतलब, और फिर 3 से गुणा हो जाएगा, मतलब 1 का मान कितना बन जाएगा, 13 3 39। 1 का मान हमें 39 मिल गया। तो कह रहा है A1 का भार कितना है, तो A1 का मान कितना है 18, 1 का मान 39, तो 18 का मान निकालना है। 18 से यहाँ पर गुणा कर दो, 18 गुणा 39 कर लो, तो 18 चौक 72, 720 होता है। 720 में से 18 घटा देंगे, मतलब 702 आंसर होगा। 702 kg जो है आंसर हो जाएगा। किसी ऑप्शन में तो यहाँ पर है नहीं 702 kg, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मुझसे ये गलत हो गया, अभी हमने जस्ट ऑप्शन इसका चेक किया, तो यहाँ पर जो 792 है इसकी जगह पर 702 होगा। इसकी जगह पर जो है 702 है। टाइपिंग में हमने यहाँ पर जो है गलती कर दी है, तो आप ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ से भाई सही कर सकते हो। यहाँ से जो है इसको मिटा दो, या फिर मान लो पूरा ऑप्शन ही मिटा देते हैं, ठीक है। पूरा ऑप्शन यहाँ से जो है मिटा करके यहाँ पर लिख देते हैं 702। चाहे तो यहाँ पर हम टाइपिंग में भी सही कर सकते हैं, बट रहने दो, कोई बात नहीं। यहीं पर जो है सीधा सा लिख देंगे 702 बस। ये हो जाएगा यहाँ पर 702 kg, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर जो है 702 था, हमने गलती से 792 लिख दिया था वहां पर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन ही होते हैं। तो जितने लोग अभी तक सेशन में बने हुए हैं, तो उन लोगों को इसके लिए बहुत बहुत आभार, ठीक है, आप लोगों का, कि अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं। और बाकी जितने भी लोग जो है क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार क्लास को लास्ट में भी शेयर करके तब जाया करो। आप लोग क्लास को मतलब एंड होने से पहले एक बार शेयर कर दिया करो, और फिर यहाँ से मतलब जो भी आपको जाना है, क्योंकि शेयर करोगे तो कुछ ऐसे बच्चों के पास भी क्लास पहुंच जाएगी जो है इस क्लास को ढूंढ रहे होंगे, यानी कि ऐसी क्लास को जहां पर जो उनको कम टाइम में पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर है वो करने को मिल जाए। तो बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जो है लगातार कर ही रहे होगे अच्छे ढंग से, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। और हम इस सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलेंगे कल फिर से 11 बजे आप लोगों के साथ में, जो है नया एक क्वेश्चन का, मतलब एक नया शिफ्ट लेकर के, मतलब 26 तारीख का सेकंड शिफ्ट जो हमने कर ही लिया है, 26 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट होगा वो हम वहाँ पर आपको कल अगले दिन करवाएंगे। बाकी आप लोग जो है खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। जितने लोग पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं, चैनल पे सारी क्लासेस हैं, उनको जा करके जो है देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी जितने भी लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जिनको टॉपिक वाइज देखना है वो डेली जो है 10 बजे आ जाया करें। और बाकी टॉपिक वाइज क्लास जो है चैनल पर ढेर सारी पड़ी है, जो भी हमने पढ़ाया है रिसेंटली, उसको भी आप लोग जा करके
देख सकते हैं। सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।